जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो आज हम करने वाले हैं वो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1 हमने पिछली वीडियो में किया था। तो दोस्तों इस आप प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपने पहले मॉक टेस्ट पर प्यार बनाए रखा, इसको भी आप उम्मीद है ऐसा ही देखेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको इससे हेल्प मिल सके। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं मैं आपको, ये आपके जो 2023 की भर्ती हुई थी वो हम पिछले वाले प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। तो दोस्तों जो ये आपका पेपर है, ये पेपर आपका 2023 का है और डेट की बात करें 15/11/2023 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया? ए ऑप्शन सूर्य कुमार त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। और ये मुंशी प्रेमचंद ने कब लिखा था? 1936 में। इतनी चीज़ें आप याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, बी गैर जिम्मेदार सरकार, सी एकतंत्र और डी संकीर्ण प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। कार्यपालिका जो है आपकी सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होती है और विधायिका आपकी संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दोस्तों ए ऑप्शन मैरी कॉम या कर्णम मल्लेश्वरी या पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, जो आपका रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में और जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। पहला इनका था, जो इनका पहला मेडल था वो सिल्वर मेडल था और दूसरा इनका कांस्य पदक था। इसके बाद बात करें, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट मनु भाकर। इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुए थे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने कितने पदक जीते? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्यवंश द्वारा किया गया? चेर, चालुक्य, पांड्य या कुतुबशाही। तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण जो है, जो हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी, उसी में ही आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबशाही वंश द्वारा इन्होंने ही क्या किया था? चार मीनार का निर्माण इन्होंने किया था 1591 में। कहाँ पे? हैदराबाद में। और कुली कुतुब शाही वंश के शासक थे कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में क्या था? फ्लैग की बीमारी फैली हुई थी और वो ख़त्म हो गई थी, उसी के जो खुशी में इनका निर्माण कराया गया था। चार मीनार तेलंगाना का एक ऐतिहासिक स्मारक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, YIMN एथिस्ट निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की आत्मकथा है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य कुमार त्रिपाठी, सूर्यकांत सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। इन्होंने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूँ। इनकी एक पुस्तक है, भगत सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसे इन्होंने आपका 5 से 6 अक्टूबर 1930 के आसपास लाहौर सेंट्रल जेल में जब ये थे वहाँ पे लिखा था। नास्तिक के प्रति इनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। भगत सिंह को 1929 में दिल्ली असेंबली बम फेंकने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए उनके साथियों ने पूछा था, भगवान में विश्वास नहीं रखने वाले तुम अंतिम क्षणों में ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? इसी सवाल के जवाब में उन्होंने ये लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? घोड़ा मोदनी नृत्य। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गोवा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में घोड़े मोदनी नृत्य। ये गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कांकोण और सत्तारी क्षेत्र में किया जाता है। नृत्य योद्धाओं की वीरता और युद्ध कुशलता को दर्शाता है। घोड़े मोदनी का शाब्दिक अर्थ है घोड़े की नाल का
नृत्य। यह गोवा की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक देश का नेतृत्व किया। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और विदेश नीति में योगदान देने वाले व्यक्ति थे। इन्हें शांति और कूटनीतिज्ञ नेता के रूप में याद किया जाता है। उनकी गुजराल डॉक्ट्रिन्स आज भी भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, 1983 में जो विश्व कप हुआ था उस टाइम पे भारत के कप्तान कौन थे? दिलीप वेंगेशकर या कपिल देव या मोहम्मद अमरनाथ या सुनील गावस्कर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1983 में जीतने वाले कप्तान थे आपके कपिल देव। 1983 का विश्व कप के कप्तान थे। भारत ने 25 जून 1983 को लॉर्ड्स ग्राउंड इंग्लैंड में खेले गए फाइनल में वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 1906 में स्थापित इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट्स, इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की छात्रवृत्ति पाने वाले पहले ब्रिटिश भारतीय के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? ए जगदीश चंद्र बोस, बी प्रफुल्ल चंद्र राय, सी नंदलाल बोस या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय नंदलाल बोस थे। नंदलाल बोस को भारतीय छात्रवृत्ति 1910 में मिली थी, जो उन्हें अपनी कला को बेहतर बनाने और भारतीय कला के पारंपरिक रूप को पुनर्जीवित करने के लिए विदेश यात्रा का अवसर प्रदान करती थी। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से वे जापान गए और वहाँ की कला से प्रेरणा लेकर भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा में ले गए। भारत में आर्थिक सुधार के उपयोगों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? 1990, 1991, 1947 या 1980? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 1991, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो आर्थिक सुधार के उपयोगों और औपचारिक रूप से 1991 में अपनाए गए। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये लागू हुए। ये सुधार आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मुख्य स्तंभों पर आधारित थे, जिसे आप बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ए ऑप्शन केरल तमिलनाडु, बी राजस्थान बिहार, सी केरल मिजोरम, डी सिक्किम और नागालैंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु। 2011 की जनसंख्या के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो भारत में सबसे उत्तम थी। केरल में पुरुषों की साक्षरता दर 96.1% और महिलाओं की 92.07%। मिजोरम में पुरुष साक्षरता दर 93.72% थी, जो भारत के अन्य राज्यों में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाली कृषि उत्पाद है? ए मसाले या मक्का या गेहूं या चावल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चावल। सबसे ज़्यादा जो आपका है निर्यात कौन सा पदार्थ होता है या कौन सी फसल होती है आपकी? चावल। 2021-22 में चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यात देश भारत है और यहाँ की बासमती चावल के निर्यात में अग्रणी है। भारत में लगभग 20 मिलियन टन का चावल का निर्यात किया। प्रमुख देश जिन्हें निर्यात किया: इराक, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेशी दौरे के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा गया? ए सकल विदेशी पूंजी निर्माण, बी सरकारी अंतिम उपयोग व्यय, सी निजी अंतिम उपभोग व्यय और डी सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, निजी अंतिम उपयोग व्यय। जो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा विदेशी यात्रा के दौरान जो खर्चा किया जाता है निजी अंतिम उपयोग व्यय में जोड़ा गया। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय
विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में उपभोक्ता वस्तुओं पर परिवार, सरकार और कॉरपोरेट खर्च को जोड़कर कुल राशि निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्वी भारत के वैष्णव मठ से संबंधित है? ए ओडिसी, या फिर कुचिपुड़ी, या मोहिनीअट्टम, या सतरिया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सतरिया। जो सतरिया जो आपकी नृत्य शैली है ये कहाँ पे है? असम में, वैष्णव मठों द्वारा। और इसका प्रारंभ किया गया 15वीं शताब्दी में संत शंकर देव ने किया था। वैष्णव धर्म का प्रचार करते हैं, इसे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रस्तुति लिखी थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी अशोक, और डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। ये आपके संस्कृत कवि विद्वान थे, समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की प्रचना की समुद्रगुप्त के सराहना और कार्यों के लिए। तो दोस्तों जो हमने इतिहास आपका हिस्ट्री ऑफलाइन पढ़ा था, हमने ये चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी, और वो जो क्लास ली गई थी ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप उन्हीं नोट्सों का रिवीजन करें, आपको वहाँ से दिल्ली पुलिस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे भी इतिहास की मैं कोशिश करूँगा आपको क्लासें दी जाएंगी जिससे आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन क्लास मिलेंगी अब आपको। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ए ऑप्शन 382, 372, 362 या 343। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है 382, 382 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में निवास करने वालों की संख्या को उस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रफल के अनुपात में मापा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना 1.2 मिलियन या 121 करोड़ थी। दोस्तों जनगणना के भी आपने पहला मॉक टेस्ट किया, उसमें बहुत क्वेश्चन थे और इसमें भी बहुत क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने एक यूट्यूब पे ही अपने चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल पर हमने जो है जनगणना की वीडियो आपकी बनाई हुई है 15 मिनट की, उसे आप देख लें। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। क्वेश्चन नंबर 17, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से कब प्रभावी होगा? 4 नवंबर 2016, 12 दिसंबर 2015, 27 जनवरी 2017, 22 अप्रैल 2016। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 नवंबर 2016। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ। इस समझौते को 12 दिसंबर 2015 को COP21 या पेरिस फ्रांस में अपनाया गया था। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और कार्बन न्यूट्रिशन को भविष्य की ओर बढ़ाना था। नेक्स्ट 18, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, लेड क्रोमेट और सिलिकॉन ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड क्रोमेट। हल्दी पाउडर में लेड क्रोमेट की मिलावट की जाती है जो एक हानिकारक और विषैला पदार्थ है। हल्दी का रंग प्राकृतिक रूप से पीला होता है, लेकिन अधिक चमकदार रंग देने के लिए कुछ विक्रेता लेड क्रोमेट मिलाते हैं। लेड क्रोमेट सीसा और क्रोमियम यौगिक से बने होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मर्दगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? कौन मर्दगम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं आपसे पूछा गया है। इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन है पालघाट मनी अय्यर या हरिप्रसाद चौरसिया, जरीन एस शर्मा या अली अकबर खां। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पालघाट मनी अय्यर। पालघाट मनी अय्यर 1912 से 81 भारतीय शास्त्रीय संगीत में मर्दगम वादक के लिए प्रसिद्ध थे। वे कर्नाटक संगीत के महान मर्दगम वादकों में से एक माने जाते हैं और उन्हें इस वाद्य यंत्र की प्रस्तुति शैली में क्रांतिकारी बदलाव किए।
उन्होंने मृदंगम को सिर्फ संगीत वाद्ययंत्र के रूप में नहीं बल्कि इसे स्वतंत्र वादक शैली के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप एक 2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे संकल्प SANKALP कार्यक्रम के रूप में 2020 में डैश द्वारा शुरू किया गया। IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIM बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIM बेंगलोर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप एक सरकारी पहल है जिसे भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए जयप्रकाश नारायण, या जवाहरलाल नेहरू, या श्रीमन नारायण, राधा मोहन सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके पहले? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो उस टाइम का प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों योजना आयोग के भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं और इसका हमने अपने चैनल यानी कि स्टडी विद गौरव गोस्वामी पर एक वीडियो दिया हुआ है 15 मिनट का, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। योजना आयोग के क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे और 100% आपके एग्ज़ाम में जनगणना योजना आयोग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें बताया इन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके समय में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। यह आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना तैयार करना और समुचित सहयोग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है? सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? जम्मू, हरियाणा, झारखंड या पंजाब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। सूरज कुंड मेला भारत का एक हस्तशिल्प मेला है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सूरज कुंड में आयोजित किया जाता है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला एक प्रभावशाली उत्सव है जो पूरे भारत के शिल्पकारों, कारीगरों, सांस्कृतिक समूहों और कलाकारों को एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश उड़ीसा, बी बिहार राजस्थान, सी राजस्थान अरुणाचल प्रदेश, डी बिहार और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार और अरुणाचल प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कम थी। साल 2011 में भारत में हुई जनगणना देश की 15वीं आधिकारिक जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.20 और महिला साक्षरता दर 51.50। अरुणाचल प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 72.55 और महिला साक्षरता दर 57.70 है। दोस्तों देखिए ये भी आपका जनगणना से रिलेटिव क्वेश्चन था, तो उस वीडियो को आप जनगणना वाली हमारे चैनल पर ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? गोमतेश्वर, रणकपुर, कामाख्या देवी या फिर नीलकंठ महादेव? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलकंठ महादेव का मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 1330 मीटर यानी कि 4.30 फीट की ऊंचाई पर एक समुद्री पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। ऊंचाई पर एक सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और चारों ओर घने जंगल और पर्वतों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर एक मंदिर इंडिया में कहाँ कौन से फेमस मंदिर हैं वो भी वीडियो है 10 से 15 मिनट की, तो दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में बैठोगे तो हमारे चैनल पर 3 वीडियो स्टैटिक जीके की मैंने डाली हुई है। पहली वीडियो की बात करूँ जनगणना, दूसरी योजना आयोग, तीसरी फेमस मंदिर। तीनों वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर आप ये तीनों वीडियो देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक है? ए हरिहरन, बी प्रजानन, सूरदास या हरिसेन?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। हरिसेन जो थे आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, वह मंत्री भी थे इनके। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख की भी रचना की थी। यह समुद्रगुप्त की विजय, प्रशासनिक कुशलता और वीरता का विस्तार से वर्णन करती है। इसे संस्कृत भाषा में कविता और गद्य के मिश्रण में लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मिश्रित ज्वार भाटा, या वृत्त ज्वार भाटा, या दैनिक ज्वार भाटा, या अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्ध दैनिक ज्वार भाटा। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा सबसे आम ज्वारीय पैटर्न है जिसमें एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 6-6 घंटे का अंतर होता है। अर्ध दैनिक ज्वार ज़्यादातर अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है। तो दोस्तों ये भी हमने महासागरों के बारे में हमने ज्योग्राफी की जो क्लास ली थी आपकी ऑफलाइन, उसमें पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए बेकिंग सोडा, बी वॉशिंग सोडा, सी जिप्सम और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। ये सफ़ेद ठोस या पाउडर के रूप में होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ये भी आप याद रखेंगे। बेकिंग सोडे में पानी घुलनशील होता है। यह हल्का क्षारीय जिसका pH मान 8.3 होता है। बेकिंग सोडा एसिडिटी के रूप में मददगार आपके लिए होता है। तो दोस्तों pH मान की बात करें, जो pH स्केल होता है वो आपका 1 से 14 तक होता है। 1 से 7 तक अम्लीय, 7 पे आपका उदासीन और 7 से 14 पे आपका क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? ए प्रतिस्थापन मूल्य, बी सकल निवेश मूल्य ह्रास और सी शुद्ध निवेश मूल्य ह्रास और डी अपक्षय मूल्य ह्रास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सकल निवेश मूल्य ह्रास। जो आपका सकल मूल्य निवेश ह्रास की बात करें, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे शुद्ध निवेश सकल निवेश मूल्य ह्रास के रूप में व्यक्त किया जाता है। सकल निवेश को कुल व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता है जो मूल्य ह्रास के लिए लेखांकन के बिना एक समय अवधि में पूंजीगत सामान खरीदने के लिए जाता है। सकल निवेश यह राशि है जो किसी कंपनी ने किसी विशेष संपत्ति या व्यवसाय के लिए मूल्य ह्रास पर निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसे आप बताएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन पहला दिया, भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीला मैदान है। तो दोस्तों ये तो चीज़ है आपकी जो है गलत। नेक्स्ट है बी, इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। तो ये क्या है आपका? वनस्पति आवरण में शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, इसमें राइट है। तो इसका राइट आंसर ए में कहा गया है बी सही है, बी में कहा गया है ए और बी दोनों सही है। तो ये तो आपका गलत है और दोनों गलत है, ये भी गलत है। ए सही है, ये भी गलत है। कौन सा सही है आपका? बी सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बात करें भारतीय रेगिस्तानी क्षेत्र थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल में गर्म एवं शुष्क हवाएं पाई जाती हैं। यह औसतन 100 से 500 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिससे वनस्पति आवरण बहुत कम होता है। थार मरुस्थल में कई सूखी नदियाँ और अस्थायी जलधाराएं पाई जाती हैं जो केवल बरसात के मौसम में ही सक्रिय होती हैं। इसमें जो गुजरात में आपकी लूनी नदी है वो गुजरात एवं राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान के वजीर या मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? किसके वजीर ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाई थी? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30। तो मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश के आपके सिकंदर लोदी थे,
उन्होंने मोट की मस्जिद आपकी सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। मोट की मस्जिद 1505 में सिकंदर लोदी के वजीर जो थे मियाँ भोइया, इनके वजीर का नाम था मियाँ भोइया द्वारा बनवाया गया था। इसे दाल मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि इसे दाल के आय से बनवाया गया था। वजीर मियाँ भोइया सुल्तान सिकंदर लोदी के शाही दरबार में प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही सिकंदर लोदी ने आपके 1504 में आपके आगरा नगर की स्थापना की थी, ये भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो सिकंदर लोदी हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो 1517 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु के बाद में जो आपके राजा बने थे, जो शासक बने थे इनकी मृत्यु के बाद में, वो थे इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे और दिल्ली सल्तनत के अंतिम या पहले सुल्तान थे जो युद्ध में मारे गए थे, जिनको बाबर ने युद्ध में मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 1937 में किस अधिवेशन के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों पर नियंत्रण दिया? दोस्तों ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पॉलिटी जब हमने पढ़ाई थी आपको, और मैंने हमारे जो चैनल है स्टडी विद गौरव गोस्वामी, इस पर पॉलिटी के 100 क्वेश्चनों की एक वीडियो पड़ी हुई है। उन 100 क्वेश्चनों को आप कर लें, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपसे यही पूछा गया है, तो ए ऑप्शन नगर पालिका अधिनियम 1935, प्रांतीय अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1937 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही आपके भारत में 1937 में पहले आम चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों में ये हुए थे, जिसमें से 8 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें से 6 में तो पूर्ण बहुमत से और 2 में गठबंधन से सरकार बनी थी और 3 राज्यों में अन्य सरकार थी। तो दोस्तों जो इसके 11 प्रांत थे, इसमें बात करें मद्रास, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, वर्तमान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश तथा असम में इनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। तो दोस्तों 32 में बताएं, भारत के संविधान में राज्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? 3, 4, 2 या 5? तो दोस्तों भारत के संविधान में राज्य के 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। भारत के संविधान में सरकार के 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है। संघ सरकार पूरे देश के लिए शासन करने वाली, राज्य सरकार प्रत्येक राज्य के लिए, स्थानीय सरकार गांवों और नगरों का शासन, जिसे पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था कहते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों का उल्लेख संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार में किया गया है। स्थानीय सरकारों का 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो आपका 1992 में हुआ था, उनके तहत किया गया है। ये क्वेश्चन हमारे जो आपके चैनल पर 100 क्वेश्चन पॉलिटी के पड़े हुए हैं इम्पोर्टेंट, वो इन्हीं चीज़ों को देखकर बनाए गए थे। और आप उन्हें करोगे ना तो आपको दिल्ली पुलिस या जो भी आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, उसमें देखने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वो पॉलिटी के वहीं से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29, 28, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 30। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 30। ये बात कहाँ करी गई है? अनुच्छेद 30 में, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का पूरा अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने आपका पॉलिटी में सब कुछ पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में है, गोवा के मांडव उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? ए स्पोर्ट, बी संगीत, सी चित्रकारी और डी साहित्य। तो दोस्तों जो आपके उत्सव वगैरह होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? संगीत वगैरह। ऑप्शन नंबर बी, मांडव उत्सव गोवा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पारंपरिक गोवा लोक नृत्य और संगीत का उत्सव है जो गोवा की संस्कृति का अभिन्न अंग है।
मांडव 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिक समुदाय के बीच विकसित हुआ एक सुंदर नृत्य और संगीत प्रदर्शन है जो भारतीय एवं पश्चिमी परंपराओं का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, ए ऑप्शन 65, बी 73, सी 42 और डी 74। तो दोस्तों 73-74 में तो क्या है आपका पंचायती राज। 73-74 में क्या है पंचायती राज। तो दोस्तों ये किससे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। ये सारी चीज़ें आपने पॉलिटी में पढ़ रखी हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976 में, और इसे क्या कहा जाता है लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान के संशोधन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग में शामिल करना एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसे संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। और दोस्तों इसी में ही क्या हुआ, आपकी प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है। 1950 से 1920 के बारे में। ए ऑप्शन, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उल्लेखनीय नहीं है। अच्छा जी। बी ऑप्शन, कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। ये भी गलत है, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी हुई, कमी नहीं वृद्धि हुई थी। और डी ऑप्शन है, कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या क्या थी बढ़ी हुई थी। सॉरी। तो इसमें 1950 से 1990 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट आई, लेकिन इस क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या में कोई कमी नहीं हुई। इस प्रवृत्ति के पीछे कई आर्थिक और संरचनात्मक कारण थे। 1950-51 में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 50 से 55%, जो कि 1990 तक घटते हुए 30 से 35% रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कंसेंट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए रविंद्रनाथ टैगोर, डी बहरामजी मालाबारी, सी सुब्रमण्यम भारती और डी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहरामजी मालाबारी। बहरामजी मालाबारी एक प्रसिद्ध फारसी समाज सुधारक, कवि, पत्रकार और लेखक थे। वे महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए लगातार अभियान चलाए। उनके प्रयासों से ही एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। दोस्तों ये आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। ए ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो आर्टिकल 32 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ये भी नहीं है आपका। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, तो ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। अस्पृश्यता भारतीय समाज में एक सामाजिक बुराई रही है जो जातिगत आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। यह भारत के संविधान में दिए गए समानता के अधिकार के विरुद्ध है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।
तो दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं, तो जो हमारे वो 100 क्वेश्चन वाली जो क्लास है आप उसे ज़रूर देखें हमारे चैनल पर जाकर, स्टडी विद गौरव गोस्वामी। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है भाई, सब्सक्राइब में आपका कुछ जा तो रहा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप गुरु दक्षिणा भी मान के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसने भी नहीं किया है आप सभी सबसे पहले यही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो वीडियो है इसे आप शेयर करें, अपने अपने स्टेटस पर लगाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 39, FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेज़बानी देश द्वारा की गई, किस देश ने की? ए भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया या जापान। तो दोस्तों आपके जो FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 हुए थे वो हुए थे इंडोनेशिया में। यह टूर्नामेंट आपका 23 मई से 1 जून 2022 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वहाँ पर चला था। भारतीय टीम तीसरे स्थान पर जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। यह टूर्नामेंट 2023 हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफायर भी था। तो दोस्तों आप देख लेंगे आपके गेम वगैरह की जितनी भी करंट में इवेंट हुई हैं 2024-25 में, उन्हें आप ज़रूर याद कर लेंगे करंट अफेयर से, वहाँ से आपसे क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है? ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME मंत्रालय। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वेंचर पूंजी सहायता योजना, तो कृषि और किसान कल्याण परिवहन मंत्रालय द्वारा की गई है। वेंचर कैपिटल सहायता योजना भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संचालित एक वित्तीय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों योजनाओं के भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, तो आप इनका भी योजनाओं वगैरह को भी देखेंगे। 41, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और किस प्रमुख प्रतिवादक हैं? ए सत्रिया जो असम में होता है, कथकली, कथक या छऊ। तो सोनल मानसिंह किससे हैं? ऑप्शन नंबर सी छऊ से। सोनल मानसिंह भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर एवं शिक्षिका है। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु वाला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा वाला और छऊ नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण 1992 में, पद्म भूषण 92, पद्म विभूषण 2003 जैसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं। 42, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान और डी असम। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के 2 जोन मुख्यालय हैं। पहला उत्तर मध्य रेलवे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में। यह जोन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों को कवर करता है, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। यह जोन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से और बिहार के कुछ क्षेत्र तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दूध किसका अच्छा स्रोत है? ए कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, बी फास्फोरस, आयरन और प्रोटीन, सी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर, डी कैल्शियम, आयरन और फाइबर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दूध से क्या क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम, सी फास्फोरस, एफ फास्फोरस, पी और प्रोटीन, फास्फोरस और कैल्शियम। दूध कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह शरीर के विकास एवं हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 तथा पोटेशियम पाए जाते हैं।
एक महत्वपूर्ण आहार माना जाता है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? ए मुकद्दम, बी खुरान, सी महंत और डी सामंत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुकद्दम। मुकद्दम मुगल कालीन भारत में ग्राम पंचायत के मुखिया या प्रधान को क्या कहते थे मुगल काल में? मुकद्दम। ये याद रखेंगे। वे गांव के प्रशासन, कर संग्रह और स्थानीय विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मुकद्दम गांव के प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे और ग्रामीणों के हितों की रक्षा करते थे। वे राज्य के लिए राजस्व संग्रहण करने में जमींदारों और अन्य अधिकारियों की सहायता करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? ए कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो या बास्केटबॉल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। 3 सेकंड नियम बास्केटबॉल का एक महत्वपूर्ण नियम है जो यह निश्चित करता है कि आक्रमण करने वाली टीम का कोई भी खिलाड़ी 3 सेकंड से अधिक समय तक विरोध टीम के फ्री थ्रो लेन में न रुके। अगर कोई खिलाड़ी लगातार 3 सेकंड से अधिक इस क्षेत्र में खड़ा रहता है तो यह उल्लंघन माना जाएगा। उल्लंघन होने पर रेफरी डिफेंस टीम को बॉल दे देता है। क्वेश्चन नंबर 46। बंगाल विभाजन योजना कब शुरू की गई थी? 15 अगस्त 1915, 10 सितंबर 1910, सी 16 अक्टूबर 1905 और डी 7 अगस्त 1899। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905 को आपका क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया था। इसे जो फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा माना गया था। भारतीयों के लगातार विरोध असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार को 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ए कथकली, ओडिसी, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो गीता महालिक जो थी ये उड़ीसा नृत्यांगना थी आपकी। गीता महालिक भारत की विख्यात ओडिसी नृत्यांगना थी। ये अपनी भावभंगिमा, अभिव्यक्ति एवं शुद्ध नृत्य तकनीक के लिए जानी जाती हैं। गीता महालिक को 2010 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सुशोभित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 48। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? गोपाल दास, पंडित किशन महाराज, अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है। पंडित किशन महाराज भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे जो बनारस घराने से संबंधित थे। वे अपनी शानदार लय, ताल तथा ऊर्जावान प्रस्तुति शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित वीजी जोग जैसे महान कलाकारों के साथ संगत किया। इन्हें 1973 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 1984 में संगीत नाटक अकादमी रत्न से सुशोभित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया? 2006, 2000 या 2008 या 2004। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2000 आपका 8 में जो है वो लागू किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम भारत में गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए 2008 में पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा ग्राम स्तर पर करना ताकि न्याय प्रक्रिया सरल, किफ़ायती एवं प्रभावी हो सके। आपकी जीएस का लास्ट क्वेश्चन। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3, NaNO2, NaNO4, NaNH3।
तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर ए NaNO3। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसे लीली साल्टपीटर भी कहा जाता है। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो पानी में घुलनशील होता है। सोडियम नाइट्रेट का अणुभार 84.99 ग्राम प्रति मोल है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये आपने जीएस के 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। इससे आगे हम शुरू करते हैं 51। ये है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। तो दोस्तों रीजनिंग भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कुछ पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आपसे संभावनाएं की जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपसे 51 आकृति का क्वेश्चन। इसमें इन्होंने बताया है इसमें कि ये पहली आकृति है आपकी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, तो पांचवी बतानी है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 आपसे ऑप्शन दिए हैं तो आपको इन्हीं में से बताना है कि क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको कैसे देखते हैं, देखो 5 की 5 ना आकृति ना यहाँ पे सेम है, बस इन्हें क्या किया गया है, इनका जो है इसने क्या किया है, इनका सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप उसी को देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में इसने क्या किया है। तो दोस्तों देखो बात करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज यहाँ था, यहाँ से सीधा आया यहाँ अगले खाने में, फिर आया यहाँ पे, फिर आया बीच में। तो अब की बारी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इधर साइड। तो ऊपर कौन से में, इसमें नहीं है तो ये कट गया आपका, इसमें नहीं है ये कट गया, इसमें नहीं है ये कट गया। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आपको देखना है आकृति वाली जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसके आंसर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसका बताएंगे आप लोग 52 में क्या हुआ है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, 8 से ये बना रहा है 199, 5 से बनाया है इसने 82, तो आपसे पूछ रहा है 439 439 किससे बना होगा। ए ऑप्शन 10, बी 14, डी 12 और सी 16। तो दोस्तों देखिए इसने इसमें क्या किया हुआ है, 8 से 199 कैसे करा, 8 का स्क्वायर कर दिया यानी कि वर्ग, और फिर उसमें 2 की गुना प्लस, फिर 8 का वर्ग और प्लस का 7 जोड़ दिया। 8 का वर्ग करेंगे 64, 64 और 64 का दूना करा 128, 8 का वर्ग 64 प्लस 7 सब जोड़ दिया, कितना आ गया 149। ऐसे ही इसने 5 से 82 बनाया, 5 का वर्ग 25, उसका दूना 50, 5 का वर्ग 25, 50 और 25 75, और 7 क्या करने हैं उसमें ऐड करने हैं। दोस्तों ऐसे ही आप देखेंगे इसमें जब आप चलेंगे, मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको, डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर 12। 12 का जब आप देखेंगे 12 का वर्ग करा कितना होता है 144, 12 का वर्ग 144, और उसका क्या करेंगे दुगुना करेंगे, 144 का दुगुना कितना है 288, 288, और फिर 12 का वर्ग इसमें जोड़ेंगे और प्लस का 7 जोड़ेंगे। तो 8 4 12, 12 7 19 का 9 हासिल लगा 1, 19 का 9 हासिल लगा 1, 8 4 12, 12 और 1 13 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 439। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका डी। तो यही आपको ध्यान रखना है कि क्या रूल लगा हुआ है। देखिए फिर से जो आपका क्वेश्चन आ गया नॉन वर्बल रीजनिंग का आ गया 53 नंबर, नॉन वर्बल का, जैसे हमने पहले अभी किया है। तो आप करेंगे इसका, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें भी आपको वही चीज़ जो है वो दिखाई गई है, वही चीज़ क्या करी गई है आपसे इसमें दिखाई गई है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 53 कर रहे हैं, तो 53 में भी वही कि ये पहली आकृति, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और आपसे पांचवी यहाँ पे पूछिए क्या आएगा, ए ऑप्शन बी सी और डी। तो दोस्तों आपको ऐसे ही देखना है। तो देखो पहली से दूसरी में देखेंगे, पहली से दूसरी में क्या हुआ, एल था, यहाँ पे एल गायब है, ठीक है। इससे अगली में गए कुछ गायब नहीं हुआ, इससे अगली में गए कुछ गायब नहीं हुआ,
यहाँ से यहाँ गए 6 गायब होगा, तो इससे अगली में जाएंगे कुछ गायब नहीं होगा, सेम ऐसी की ऐसी होंगे। तो देखो सेम ऐसी की ऐसी होंगे। तो देखो अब इसमें इनने क्या किया हुआ है, जैसे आपने 6 देखा, 6 यहाँ था, दूसरी में फिर यहाँ आ गया, फिर बीच में आ गया, बीच में आने के बाद तीसरी में गायब हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब करेंगे, ये स्टार यहाँ पे है, स्टार पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो अब स्टार कहाँ आएगा आपका ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इसमें नहीं है तो ये कट गया, इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक है दोस्तों, अब बीच की बात करते हैं। देखो पहले अल्फ़ाबेट, फिर नंबर अल्फ़ाबेट, तो अब की बार क्या आएगा, अब की बार आकृति का नंबर है, तो इसमें भी अल्फ़ाबेट है, इसमें वैसे है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट। ऐसे ही आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। ये भी देखिए आपकी आकृति से ही रिलेटिव क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, आकृति के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस में जो हैं आपके आकृति से रिलेटिव क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी आपका आकृति से रिलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बताएंगे आप। तो देखो ये क्या हुआ है, ये ऐसी आकृति ऊपर जाकर उल्टी होगी, तो देखो ए ऑप्शन में उल्टी नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं आपका आंसर। बी ऑप्शन में तो इन्होंने वो जीरो ही गायब कर दी, डी में भी, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ बी। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। 56 पे आते हैं, इसमें जो है आपसे पूछा है इसने दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो पीछे से चेक करेंगे, एक्स सब में है, 4 इसमें उल्टा, इसमें सीधा, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका कट गया, क्योंकि इसमें 4 क्या है सीधा बना हुआ है, तो सीधा 4 है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी कट गया। अब देखो इसमें क्या है 5 सीधा है, तो 5 वाला भी कट गया। और यू देखिए, यू क्या होना है, उल्टा नहीं होगा, यू क्या नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। इसमें लास्ट में इन्होंने यू उल्टा कर रखा है, यू क्या होगा सीधा ही। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट। तो जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब भी आप लोग, इसमें एक टॉपिक होता है रीजनिंग में, उसे देख लेंगे। देखिए ये अल्फ़ाबेट सीरीज है आपकी, इसको देखेंगे थोड़ा सा। इसमें चलाइए, आर से 2 माइनस 16, 16 से 2 14, 14 से 2 12, 12 से 2 माइनस 10, 10 पे आता है आपका जे, तो के नहीं आएगा, ये कट गया। टी में 2 जोड़ दिए वी, 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 और 2 2 बी, जे बी सब में है। ठीक है, ई से 2 माइनस सी, सी से 2 माइनस ए से 2 माइनस वाई से 2 माइनस डब्लू, तो डब्लू कौन से में है आपका बी में, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बी। इनमें क्या हो रहा है, सीरीज कौन सी लगी, पहले में क्या हो रहा था -2, पहले में क्या हुआ -2, फिर क्या हो रहा था आपका +2, और फिर क्या हो रहा था आपका -2, तो ये सीरीज लगी हुई थी आपकी। तो ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन भी आप ध्यान में रख के चलेंगे। एग्ज़ाम में जो है आपको सीरीज पहचानने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है, जो वर्ताकार मेज के चारों तरफ बैठाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। CDEFG और H 6 महिलाएं थी जो एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने बैठी हुई थी। ठीक है, इससे आगे इन्होंने बताया कि D और E एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी हैं। D और E कहाँ बैठानी है, एक दूसरे के बगल में, तो D और E बैठा दिए। ठीक है, नीचे की तरफ D और E। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक दूसरे के बगल में बैठी थी। F और H एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। F और H ये बैठा दीजिए, F और H एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। नेक्स्ट बोला इन्हें D C के ठीक बाईं ओर बैठी है। D कहाँ पे है, C के बाईं ओर, तो C हमने यहाँ बैठाया, C के बाईं ओर कौन हो गया D। निम्नलिखित में से D के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो D के बाएं तीसरे स्थान पर
1 2 3, तो कौन है, एच। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका, एच, ऑप्शन नंबर ए। ये भी थोड़े से क्वेश्चन आप ऐसे करके चलेंगे, अपना देखते रहेंगे। 59 पे आ गया, ये कागज़ को मोड़ने वाले क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया है, एक बार मोड़ा 2 बार, तो ये क्या बनेगी आकृति आपकी, ये एक बार इधर बन जाएगी, तो ये 4 बार होंगी। तो 4 बार कौन से में, सब में 4 बार हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, ये अगर इधर है, आप इधर मोड़ोगे तो सेम इधर नहीं आने की, ये तो सेम बन रही है इसमें, तो सेम वाला तो है नहीं, इसमें भी क्या है, सेम, ठीक है, और इसमें भी क्या है, सेम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ओ सॉरी, सेम नहीं है भाई, उल्टा कर रखा है इसने, ऐसे दे रखा है, तो ये इधर से घूम जाएगी, ठीक है। फिर इनका उल्टा होगा, जब इसका उल्टा करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 वही फिर आकृति वाला क्वेश्चन। इनमें देखना है आपको, यहाँ क्या आएगा। तो देखो दोस्तों, 3 सब जगह है, 3 पहले यहाँ 3 देखेंगे, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो अब की बारी 3 का नंबर कहाँ पे आएगा, वही आप देख सकते हैं। यहाँ से कहाँ जाएगा 3, ओ की बराबर में, कहाँ पे जाएगा, ओ के बराबर में, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसमें क्या है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यही चीज़ आप ध्यान में रख के चलेंगे। ये आकृति के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा आते हैं, मुझे दिखाने का यही एक मकसद है आपको, कि आप आकृति वाले क्वेश्चन भी नज़रअंदाज ना करें। एक का एग्ज़ाम में आपसे 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं आकृति वाले रीजनिंग में, और बच्चे क्या करते हैं, वही अपना वर्बल रीजनिंग पढ़ते रहेंगे, नॉन वर्बल करेंगे नहीं। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी ऐसी है, इतने इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, डेली कम से कम इसे है ना 10 से 15 मिनट डेली पढ़ो, 10-20 क्वेश्चन डेली लगाओ, तब आपकी क्या होगी, उंगलियों पर आ जाएंगी। भाई जीएस आप पढ़ ही रहे हैं, मैथ आप कर ही रहे हैं, और जो आपका 2-4 नंबर से सिलेक्शन रहेगा ना, वो यहाँ से पूरा होगा आपका। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ये अंतर्निहित आकृति वाला है। 61 क्वेश्चन 61 इसमें पूछा गया, कौन सी आकृति इसके अंतर्गत निहित है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो इसमें आपको प्रॉपर दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये वाली आकृति देखिए नीचे से, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रॉपर। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रॉपर ऐसे ही दिखाया गया है आपको, तो इस चीज़ का आप ना ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 वही आकृति का क्वेश्चन, फिर से ऑप्शन नंबर ए है इसका। जैसे आप जोड़ोगे तो यही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये नहीं बोलोगे कि मैं अपनी तरफ से खुद से करा रहा हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर है जो 15 नवंबर को 2023 में हुआ था दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम में। ये मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो ऑफिशियल आपके क्वेश्चन आए थे ना वही क्वेश्चन है। तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग पे अपना है जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 इसमें आपसे दिया गया है, जब ये आपसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखिए आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इन्हें रख के देखेंगे। क्या करेंगे, इन्हें रख के देखेंगे। जैसे हमने ऑप्शन ए रखा भाई, 11 स्टार की जगह गुना, 11 गुना 12, 11 गुना 12, फिर -70, फिर प्लस 175, फिर डिवाइड 5 इजकल टू क्या आना चाहिए, 97। तो 11 गुना 12 132, -70, 5 से 175 को भाग देंगे 35, ये कितना आना चाहिए, 57 आना चाहिए। 132 और 75 जोड़े 167, और इसमें से जब आप 70 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 97, 97। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया आपका ए। इन्हें ऐसे ही रख के चेक करके अपना तब आंसर को करेंगे। तो देखिए ये फिर से आ गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो इसमें पीछे क्या है, W, पहले क्या आएगा W, तो 5 तो है नहीं। उसके बाद क्या है 7 आपका ये ऐसे घूम जाएगा इधर को। तो देखो किस में, सब में घुमा हुआ है 7, तो
7 के बाद 4 है आपका, 4 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें n दे रखा है, n ऐसे थोड़ी ना आता है, ये काट दो। 4 के बाद चले 5, 4 के बाद देखा आपने n, n आपका ऐसा कैसे, ये h, h देखेंगे, h आपका घूम जाएगा, बस क्या होगा, घूम जाएगा, पलटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट। तो आप देख सकते हैं 5-6 आपने नॉर्मली आकृति देखी और दर्पण प्रतिबिंब के भी 2-3 सवाल आपने इसमें देख लिए। नेक्स्ट 65, इसमें जो है आपको क्या गिनने हैं, आकृति गिननी है कि कितनी आकृति हैं। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों एक आकृति का आपने पढ़ा होगा कि ऐसी जो आकृति होती है इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 3। कैसे, 1 2 और ये पूरा पूरा 3, तो कितने होते हैं, 3। तो 3 यहाँ बने आपके, 3 यहाँ बने, 3 यहाँ बने, 1 2 3, तो कितने हो गए, 9 तो ये हो गए। 9 के बाद चले अंदर वाली में, 1 1 1 1, 4 ये हो गए, और ये 5वां पूरा प्रॉपर वाला, बीच वाला पूरा प्रॉपर 5, और ये पूरा बड़े वाला देखेंगे ये 6। तो 9 + 6 = कितना, 15, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इस सीरीज पूछिए आपकी सीरीज में क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए ये क्या कर रहा है, इसने 13 चौका 52, 52 चौका 208, 2 से के 8 चौके 832, ऐसे चलेंगे। 104 चौके 416, 416 चौके 1664, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 67, आपसे पूछा है पेट्रोल को ODSQNK लिख रहा है, इंजन को DMEHMD लिख रहा है, व्हीकल को पूछा है, व्हीकल को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए पेट्रोल को ODS इतना लिख रहा है, P से O -1, E से T -1, T से S -1, R से Q -1, तो इन सभी में क्या हो रहा है, -1। ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या है, -1। तो दोनों में हमने चेक कर लिया। अब विकल्प का निकालना है, तो इसमें क्या करना है, -1 करना है हमें। तो V में से एक माइनस करा U, तो ये कट गया, ये कट गया। UD दोनों सेम है। तीसरे पे आए H से एक माइनस कम करेंगे तो क्या आएगा, G कौन से में है, इसमें तो H का H ही दे रखा है, तो ये तो है नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या हो रहा था, सभी में -1। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे इसे ही, ये आकृति ऐसी की ऐसी इधर बननी है। तो 68 का आंसर आपका जो है इसने दिखाया इसमें डी, ये आकृति ऐसी की ऐसी इधर आ जाएगी, तो आपका आंसर है इसमें डी। देख लो दोस्तों रीजनिंग में आकृति के आपके कितने क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज दी है, इसमें पूछा कौन से चिन्ह बदल के आपका जो है सही आंसर आएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये चिन्ह बदल देंगे बस। जैसे 98 - 49 डिवाइड बाई 7 प्लस 74, और मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे, बराबर 55, बराबर की जगह मल्टीप्लाई 3। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे 98 - 7 से 49 को भाग देंगे, 7 + 74 बराबर 55 या 165, 55 या 165। 98 और 74 जोड़ेंगे 172, 172 में 7 चले गए 165। तो पहला ही आंसर क्या हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 70 पे। इसे देखो थोड़ा, सभी मुर्गियां कुत्ते हैं, तो सभी के लिए आप यूज करते हैं 100, सभी के लिए 100, और सभी कुत्ते मोर हैं, तो ये भी 100। और कुत्ते क्या है, इसमें कॉमन है, तो आपकी CD काम कर रही है, आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर। अब इसका से निकालेंगे, सभी मुर्गियां मोर हैं, सभी मुर्गियां मोर हैं, भाई मुर्गियों से कुत्ते पर, कुत्ते से नीचे कुत्ते पर, और मोर, तो ये बात आपकी होगी सही। नेक्स्ट दूसरा इसमें आपसे पूछा है कि सभी मोर कुत्ते हैं,
सभी मोर कुत्ते हैं, तो सभी मोर, मोर के पास कितना है, सभी तो है नहीं, तो ये क्या हो गया आपका गलत। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, केवल एक सही, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही। तो 70 हो गए, 71 पे चलते हैं। 70 हो गए ना आपके, 71 देखिए। उस आकृति को चिन्ह कीजिए जो घुमाकर इसमें बनाई जा सकती है। फिर से आपका आकृति का क्वेश्चन आ गया, इसमें से छांटनी है आपको कि कौन सी आकृति इसमें दी गई है। दोस्तों देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये बिल्कुल आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा ये वाला हिस्सा। तो यही क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 72 में आपको बताया गया है, आपको दिया गया है इसमें 55, 236, 175। दूसरा दिया गया है 24, 124 और 98। तो दोस्तों इसने क्या किया हुआ है, पहली और लास्ट संख्या को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर और +2 करके बीच वाली संख्या आ रही है, इसे जोड़कर +2 करके बीच वाली संख्या। ऐसी जब आप ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, 21, 21 और 108, 129 +2, तो ये कितना बैठ रहा है, 131। तो यही संख्या ऐसी है जो इस नियम को लागू नहीं हो रहा है। कौन सी संख्या है ऐसी, ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिस पे लागू नहीं हो रहा है, वरना आप सारे चेक कर लो। 188, 16, 204 और +2 206, 64 और 16 180 और 2 182, 22 और 159 181 और 2 183। तो इसी में क्या हो रहा है, ये नियम लागू नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये कागज़ मोड़ने वाली फिर से आ गई, एक बार मोड़ा, 2 बार मोड़े, 3 3 6 और 12 आ जाएगा इसका। 12 देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका ए जो है आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये सब क्या है, इस वाले के बिल्कुल प्रतिबिंब ये है और इन दोनों का बिल्कुल प्रतिबिंब क्या है, ये वाली। कागज़ को मोड़ना। नेक्स्ट, कीप को ये लिख रहा, हाइड को ये लिख रहा है, एग्जिट को क्या लिखेंगे। तो क्या हुआ है देखिए दोस्तों, कैसे भी कर लीजिए। पी से चले S+3, पी से S+3, ई से H+3, ई से H+3, के से N+3, ई से H+3, डी से G+3, आई से L+3। तो ऐसी +3 कर देंगे। डब्लू, टी में +3 करेंगे डब्लू, तो डब्लू कौन से में है, ये तो कट गया, तीनों रहेगी। आई में +3 करा, 12, 12 पे एल, डब्लू एल कौन से में है, इस पे एम है, ये भी कट गया। फिर ए आ गया। अब ई में +3 करेंगे एच, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर। 75 देखिए, 75 में भी कागज़ को मोड़ने वाला क्वेश्चन दिखाया गया है आपसे। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये 3 आकृतियाँ हैं, अगर हम नीचे की तरफ इन्हें मोड़ेंगे तो ये कैसी दिखाई देंगी, आप ही बताइए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई अगर ये ऐसी हैं, तो ये तो देखो ऑप्शन ऐसा कैसे दिया, जब इन्हें हम नीचे को मोड़ेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी और वो वाली भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ये भी उल्टी हो जाएगी। और जब इसको करेंगे ये ऐसा का ऐसा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। तो 75 का आप देख लेंगे, इसमें क्या किया हुआ है, आकृति को घुमाया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका आपका राइट आंसर। आपको इसकी PDF भी जो है ना वो मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए अच्छे से,
और जितना भी हो सके मेहनत कीजिए अभी के टाइम। अब चलते हैं मैथ पर। मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में इतने इतने की कमी जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो जाए। तो एक आपका फॉर्मूला आता है, सदाबहार का नियम बोलते हैं हम इसे। उसमें क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटे 100। तो वही यहाँ पे लग जाएगा। पहले 10% की कमी -10, फिर 10% की कमी -20, माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बटे 100। तो 10 और 20 माइनस के 30, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 1 दूनी 2, 20 से 2 चले गए -28% की क्या हो रही है, कमी यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे क्या करना है, 30% की वृद्धि होनी है। तो 30% की पॉजिटिव चलना है, 30 क्या चलना है, पॉजिटिव था, 30 पॉजिटिव, 28 माइनस प्लस माइनस माइनस 30 गुना 28 बटे 100, 1 0 से 1 0। तो 30 से 28 चला गया, कितना बचा 2, माइनस 28 दिया 84 और 10 नीचे है, 84 को 10 से भाग देंगे तो 8.4, 8.4 से 2 चले जाएगा तो 6.4% की क्या आ गई आपकी कुल कमी, 6.4% की क्या आ गई आपकी कमी, 6.4%, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है नॉर्मली क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 74। ये आपका क्वेश्चन है अच्छे वाले, टाइम डिस्टेंस वाले, ये आपसे पूछे जाते रहते हैं आज एग्जाम में आजकल। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछे करना शुरू करता है तो वह कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। तो दोस्तों देखिए, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें बताया ना, चोर द्वारा 6 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुना समय। चाल कितनी है, चोर की चाल कितनी है, चोर की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 गुना 6 मिनट को घंटे में 60, तो 6 तिया 18, 20 तिया 60 और यह आ गया 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, तो 700 मीटर। कितनी दूरी आ गई आपकी, 700 मीटर। अब प्रश्न अनुसार उसने पूछा है कितनी दूरी पर दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। तो दूरी, चोर को पकड़ने में लगा समय निकालेंगे तो 700 मीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी थी, 8 और 1, दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 5/18। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2520 सेकंड। कितना समय, 2520 सेकंड का समय। अब इसने पूछा है पुलिसकर्मी द्वारा 62 मिनट में चली गई दूरी, तो कितना आया था 62 मिनट। तो दूरी कितनी चलेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 42 मिनट में 42/7। तो 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 6 दाई 60, 84/15, 15 पंजे 75, तो 5 पॉइंट समथिंग में आपका क्या आ जाएगा उत्तर, 5.6। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। 78 पर चलते हैं। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर इकाइयों को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर को मिला के 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर और 20 कितने हो गए, 120 सेंटीमीटर। 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, इनका संभवतः लंबाई HCF निकालना है। तो ऐसी संख्या बतानी है जो 120, 300, 90 से कट जाए प्रॉपर। तो हमने देखा 30 के फैक्टर 90 किससे कटता है, 45 से, लेकिन आपका 120 नहीं कटता। तो अब देखेंगे 30 से ये सभी तीनों कट जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 30।
बड़े से बड़ा देखना था, आंसर तो 10 भी आ जाएगा, लेकिन बड़े से बड़ा क्या है इनमें 30। नेक्स्ट चलते हैं 79। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, या एक से कटे या खुद अपने आप से कटे। तो दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर सी की, सबसे छोटी संख्या तो यही होती है, लेकिन ये आपकी 7, 11, 13 इनसे कट जाती है, तो ये नहीं है आपका। ये 1003 भी कट जाएगा, 1007 भी कट जाएगा, आपका क्या बचता है 1009 क्या है आपका राइट आंसर। 80 पर चलते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा इस्पात से बना है जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, इसने जो है आपको इसमें बताया है कटोरे की आंतरिक त्रिज्या को माना है R1। आंतरिक त्रिज्या कितनी थी 3 R1। बाहरी त्रिज्या R2 3 और 2 कितनी होगी टोटल 5। तो कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात 2/3 पाई R³ माइनस 2/3 पाई R1³। 2/3 पाई कॉमन ले लिया, R2 का क्यूब R1 का क्यूब। R2 कितना है 5 की क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। तो 2/3 गुना 22/7 गुना 125 में से 27 चला गया तो बच गया 98, 98। अब इसको थोड़ा सा काटने की कोशिश करेंगे। 7 से काटा 7 एकम 7, 2 बच गया 7 चौक 28। और जी 22 दूनी 44, 44 और 14 की गुना करेंगे तो 616। 616 को 3 से डिवाइड करेंगे 205.33, 205.33। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 81 पर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है 81 में औसत। ये कह रहा है यदि 8, 6, 14, 7 और x का औसत मान 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या है x, तो 11 तो हो गई इसका, क्योंकि औसत क्या है 11। अब इससे पहली संख्या पर चलते हैं 7। 7 को 11 करने के लिए क्या हुआ +4, यहाँ 14 है तो -3 11 करने के लिए। 6 है, 6 को 11 करने के लिए +5, 8 को 11 करने के लिए +3, तो 3 से तो 3 कट गया ये, तो 14, 11 और 4 15, 15 और 5, 15, 5, 20। ऑप्शन नंबर डी 81 का क्या आ गया आपका डी क्या है राइट आंसर। 81 का क्या है आपका डी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही करने की थोड़ा सा शॉर्ट में कोशिश करेंगे सवालों को, जिससे कि आपका टाइम बच सके और आप जल्दी से जल्दी पेपर अच्छे से कर सकें। 82 एक सभा में 350 स्काउट को दूध परोसा गया। 350 को दूध परोसा गया, जिसमें से प्रत्येक को 10 ml आधार त्रिज्या और 15 ml ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया है। यदि दाता ने 50 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा तो उसने कितनी धनराशि खर्च करी। तो कुल राशि की बात करें, आपसे पूछेगा कुल राशि। देखिए दोस्तों, कुल राशि 350 गुना बेलन का आयतन गुना 1 लीटर का दाम। तो 350 गुना बेलन का आयतन क्या होता है πr² और इंटू 50। 350 गुना 22/7 पाई की वैल्यू, आर कितना था 10, 10 गुना 10 गुना 15/1000 गुना 50। तो 7 से काटेंगे 50 आ गया, 22 ऐसे का ऐसे ही, 10 10 की गुना 100, 15, 50, 100। तो अब क्या करेंगे 3 जीरो है इसमें और ऊपर भी कितनी जीरो है 3, तो सब ये तीनों के तीनों कट जाएंगे आपस में। ऊपर बची 1 जीरो, 1 जीरो तो ऐसी ऐसी आ गई। 22 पंजे 110, 15 पंजे 75, 110 और 75 क्या गुना होगी 8250।
तो इसका राइट आंसर आ गया 82,500, ए ऑप्शन 82,500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 83 में अजय को 2 विषय गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9 और 13 के अनुपात में अंक प्राप्त हुए। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए तो गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। वैसे कितने अधिक अंक प्राप्त हो रहे, 4। तो 4 यूनिट किसे बता रही, 16 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपसे पूछा गणित में उसे कितने अंक अधिक प्राप्त हुए, तो गणित में उसे कितने अंक, अजय को 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9 और 13 के अनुपात में अंक हुए। यदि उसे विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक प्राप्त हुए तो गणित में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। तो 1 यूनिट 4, तो आपसे पूछा गणित की यूनिट कितनी, 9, 9 चौक 36, ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछता कि उसे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए, तो 4 गुना 13, 13 चौका 52। चलते हैं 84। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ब्याज उतने ही वर्षों के लिए लिया जितनी वर्षों पर वह ऋण लिया गया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज की दर बतानी है आपको। तो दोस्तों 84 का देखेंगे, उतने ही वर्षों के लिए 432 का ब्याज, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो 432 रुपये का ब्याज दिया, 100 बटे 1200 इंटू एक्स। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो से आपकी क्या हुआ, 2 जीरो, इधर आ गया एक्स स्क्वायर। तो 12 या 36, तो कितना आ गया, 6%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे, 6%। नेक्स्ट चलते हैं 85 में है 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दर आती समय 2 गुना, कितना हो गया, समय 2 गुना। दोस्तों थोड़ा सा इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दिया गया है कितने की राशि है, 10,000 रुपये की राशि, और कितने टाइम के लिए, 3 साल। 3 लाइन खींचेंगे। दर होगी 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो यहाँ भी 1/20 लिखेंगे, यहाँ भी 1/20 लिखेंगे और यहाँ भी 1/20 लिखेंगे। तो ये है 10,000। 10,000 का 1/20 कितना होता है, 500। तो यहाँ 500 मिले, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500। 500 का 1/20 निकालेंगे 25, यहाँ 25, यहाँ 25। 25 का 1/20 निकाल लेंगे, 25 का 1/20, 25 का 1/20, 5/4 और 1.25। दोस्तों इसने पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ये क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो ये आ गया 76.25। तो ऐसे करेंगे इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान में, ट्री मेथड बोलते हैं इसे। 85 हुआ, 86। एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं। मूल धनराशि उसके पास कितनी थी। तो दोस्तों एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है, तो कितने बचे उसके पास, 75। धनराशि का गुम करने के बाद शेष का 60%, तो 75 का 60%, 3/5, 15 30 45। 45 वहाँ खर्च हो गए, 75 से 45 खर्च हो गए, तो कितने बचे, 30 ना बच के उन्होंने बताया कितने बच रहे, 360। 0 से 0, 3 से काटा 12, तो 1 यूनिट बता रही 12 को। तो
तो आपसे पूछ रहा है धनराशि कितनी थी, तो 100 यूनिट थी, तो 1200 ऑप्शन नंबर ए। 36 का ऑप्शन नंबर ए। इन्हें ऐसे सवालों को ऐसे ही जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे आप लोग। ओ क्वेश्चन नंबर 87। 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है जी, जबकि 20 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। पहले वाली इक्वेशन इन्होंने पहले यहाँ से बना ली, ठीक है। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन के बाद वो कार्य बंद कर देते हैं। शेष कार्य पूरा कितनी महिलाओं को लगाया जाए कि यदि 6 दिन में पूरा हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें आपसे 14 6 84, 20 8 160, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे तो 40 रेशियो 21 आ गया। कुल कार्य कितना हुआ 6 दिन में पूरा करना। 14 पुरुष 40 की क्षमता से लगे, 6 दिन तक कार्य किया तो 8360 इकाई कार्य था। प्रश्नानुसार 7 एम लगे, 3 दिन कार्य करा, फिर कितनी वोमेन लगाई जाए तो 6 दिन में पूरा हो जाए। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इक्वेशन करके जब आप करेंगे तो उसमें आ जाएगा 20 महिलाएं। कितनी महिलाओं की ज़रूरत बनेगी 20 की। नेक्स्ट 88 पर चलते हैं। 88 में बताया गया है कि एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके क्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य का 30% लाभ कमा रहा है, ठीक है जी। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है उसका लाभ प्रतिशत। 30% का लाभ कमा रहा है, 30 बटे कितने पर 70 पर और गुणा 100, तो 300 बटे 7, तो 42 सत्ते 294 और इंटू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको सोल्व करना है, बोर्ड मास रूल से करेंगे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सोल्व हम करते हैं। जब 1 से 0.8 जाएगा तो ये आएगा 0.2, फिर उसमें 1/5 ऐड करना है। 1/5 होता है आधा, तो ये हो जाएगा 0.7। अब देखिए शुरू का देखा हमने, ये ऐसे ही चलता रहा। इसमें गुना होनी है 1.4 की। किसकी गुना होनी है 0.2 और 0.2 कितना होगा 0.4। 1/5 होता है 0.2, 0.2 और 0.2 0.4। तो इसमें जब हम गुना करेंगे 4 के 12 0.3, तो 1.9 से 0.4 जाएगा तो 1.5 आधा आ जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है इसमें मैथ का। व्यापारी ए नगद खरीदने के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी बी उसी वस्तु पर व्यापारी ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित करता है, पर 20% की छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना। तो दोस्तों देखिए ऐसे सवाल में आप क्या करोगे, आपने माना वस्तु का अंकित मूल्य 1000x है। पहले क्या कर रहा हूँ 20% की छूट तो 80 का रेट ले रहा, फिर 4% नगद 96, ठीक है। तो ऐसा करके 360 कमा रहे। कैलकुलेशन करेंगे 668 768 और 750 को घटाएंगे 18 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 20। आपसे पूछा 1000 की वैल्यू तो 20,000, 1000 की वैल्यू 20,000। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ के बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। इनमें आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान देना। और आपकी बात करें कंप्यूटर की, तो आपका जो 2023 में ज़्यादा क्वेश्चन थे MS Excel 365 से थे, 362 से। तो क्वेश्चन नंबर 91 करते हैं, और 91 में आपको बताया गया है कि MS Excel 365 के फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल्स रेंज के भीतर रिक्त सेल की संख्या को
टेली करने के लिए किया जाता है। तो टेली करने में क्या करते हैं, COUNT, काउंट ए, काउंट बी, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। तो MS एक्सेल में काउंट ब्लैंक फंक्शन का उपयोग एक निर्दिष्ट सेल के भीतर रिक्त खाली सेल की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट। खाली सेल को भरने के लिए काउंट ब्लैंक का आप यूज करते हैं। हमने बताया उदाहरण के लिए यदि आपके पास रेंज A1 रेशियो A10 है और उसमें कुछ सेल खाली हैं, तो काउंट ब्लैंक A1 A10 उन सभी खाली रेंजों की संख्या को रिटर्न करता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 92। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर एक ऐसा एड्रेस है जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्स के एक्सेस के लिए किया गया है और जो किसी रिसोर्स के लिए विशिष्ट पाथ होता है। ए है वेब सर्वर, बी हाइपरलिंक, सी वेब पेज और डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 93। निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ल्ड 365 के पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है? तो इसमें बताना है आपको कि MS वर्ल्ड 365 के वेब लेआउट टैब से बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेंज स्टाइल, बी स्पेलिंग ग्रामर, सी मैक्रो और डी मार्जिन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी मार्जिन। इसमें बताया गया है कि MS वर्ल्ड 365 में पेज लेआउट टैब का उपयोग डॉक्यूमेंट के स्वरूप और पेज की सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट की मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम आदि जैसे विकल्पों को सेट या एडजस्ट कर सकते हैं और चेंज स्टाइल, स्पेलिंग ग्रामर और मैक्रो पेज लेआउट का हिस्सा नहीं है। ये आपको ध्यान इसमें रखना है। 94 पर चलते हैं। तो दोस्तों हम 94 पर आ गए हैं। करते करते आप सब देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लग रही है इसमें। बोलते बोलते ना गला भी सूख गया है। तो दोस्तों आप क्या करें, हमारे वीडियो को जो है शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को वीडियो शेयर कर दें और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट चलते हैं 94। MS एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉलम हेडर्स के बीच की सीमाओं पर सिंगल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाती है। बी कॉलम हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की ऊंचाइयां स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाती हैं। सी रो हेडर्स के बीच की सीमा पर सिंगल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाती है। ये भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डी रो हेडर्स। ये आपका सही है। रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक, जो आप डबल क्लिक करने से कंटेंट को फिट करने के लिए रो की ऊंचाई स्वचालित रूप से एडजस्ट हो जाती है। रो की ऊंचाई भी क्या हो जाती है उसमें, एडजस्ट। MS एक्सेल 365 में रो की ऊंचाई को ऑटो फिट करने के लिए आपको रो हेडर्स के बीच की सीमा पर डबल क्लिक करना होता है। इसमें उस रो की ऊंचाई अपने कंटेंट के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो जाती है। समान प्रक्रिया कॉलम के लिए भी काम करती है, लेकिन यह कॉलम की चौड़ाई के लिए है, ऊंचाई के लिए नहीं होती। MS एक्सेल में रो हेडर किसके लिए होता है, चौड़ाई के लिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट 95। इसमें बताया गया है कि आपका जो MS एक्सेल है या MS वर्ल्ड में 365 में
टेक्स्ट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता एडिट के लिए? नंबर 1, मेकिंग टेक्स्ट एज बोल्ड इटैलिक के रूप में। बी, चेंजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना। सी, मेकिंग टेक्स्ट एज लेफ्ट अलाइंस। और डी है आपका चेंजिंग फ़ॉन्ट कलर। तो दोस्तों जो एडिट का प्रयोग किया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग टेक्स्ट एज लेफ्ट अलाइंस। इसके लिए आपका क्या करा जाता है MX वर्ड में यूज़। MX वर्ड में 365 में टेक्स्ट को संपादित करने के लिए टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइंस नहीं किया जाता। MX वर्ड में टेक्स्ट को एडिट करने के लिए इसके तरीके का उपयोग किया जा सकता है। टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक करना, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना, फ़ॉन्ट कलर बदलना, टेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इस्तेमाल करना, ये सभी किस में आते हैं? आपके मेकिंग टेक्स्ट एज लेफ्ट अलाइंस के अंतर्गत आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट 96, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला होने पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या यूज करेंगे? नंबर ए ऑप्शन Ctrl+S, बी Ctrl+P, सी Ctrl+N और डी Ctrl+Y। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी Ctrl+N, न्यू स्लाइड करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले ही खुला होने पर एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+N, न्यू। और फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S, प्रिंट विंडो प्रदर्शित करना Ctrl+P, अंतिम कार्य को रेडो करना Ctrl+Y। ये चीज़ें आप ध्यान में रख के चलेंगे, ये आपकी आगे भी काम आएंगी। 97 में है MX वर्ड 365 का निम्नलिखित में से कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज आकार को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? 97 में देखेंगे एडिट करना, इंसर्ट करना, फाइल या लेआउट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेआउट करना। MX वर्ड 365 में किसी पेज का सेटअप या कस्टमाइज करने के लिए लेआउट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। लेआउट से पेज की मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन और कॉलम को सेट कर सकते हैं। 98 MX वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए, फाइल प्रिंट, बी, होम प्रिंट, सी, डिजाइन प्रिंट और डी, व्यू प्रिंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फाइल प्रिंट। MX वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए फाइल से बात करेंगे, प्रिंट क्लिक करें या शॉर्टकट की को Ctrl+P, प्रिंट। जो फाइल में Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+F2 को फेस करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए 98 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गोस्वामी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट 99 MS एक्सेल 365 के किस फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने या श्रृंखलित करने के लिए किया जाता है? ए, मर्ज, बी, कॉन्केटेट, सी, ऐड और डी, जॉइन। तो MS एक्सेल में कॉन्केट जो फंक्शन का इस्तेमाल दो या दो से अधिक या ज़्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में जोड़ने के लिए किया जाता है। कॉन्केटेंट जो फंक्शन होता है उस सेल को चुनने के लिए संयुक्त डाटा होता है। टाइप करें, उस सेल से चुने जिसे जोड़ना है,
या फिर जिन सेलों को जोड़ रहे हैं उन्हें अलग से अल्पविराम का इस्तेमाल करें, या अगले सेल को जोड़ने के लिए रिक्त स्थान, अल्पविराम या अन्य टेक्स्ट का एम्परसेंड प्रतीक जोड़ने के उद्धरण चिन्हों का इस्तेमाल करें। आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। तो दोस्तों वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100। ईमेल लिखते समय उपयोगकर्ताओं को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना चाहिए? ए, ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। ईमेल मैसेज को अधिक रोचक बनाने के लिए स्माइली या इमोजीज। सी, प्रेषक या ईमेल एड्रेस। डी, प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका। इसमें बताया गया है ईमेल मैसेज का मुख्य विषय। सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है? मुख्य विषय, ताकि प्राप्तकर्ता को ईमेल का मुख्य उपदेश समझ में आ सके। तो दोस्तों आज का जो था ये हमारा PYQ का सेकंड पेपर था। नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही पेपर मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो पर प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।